ओके, अब हम देखेंगे रीनल कैलकुलस या किडनी स्टोन या फिर नेफ्रोलिथ के बारे में। तो ऑब्वियसली किडनी स्टोन है क्या, इट इज सॉलिड मास फॉर्म्ड इन द रीनल सिस्टम, और किडनी स्टोन है तो स्पेसिफिकली इन द किडनी एंड पेल्विस, फॉर्म्ड फ्रॉम द मिनरल्स या फिर सब्सटेंसेस इन द यूरिन। ओके, फिर से एक बार, रीनल कैलकुलस आर सॉलिड मास प्रेजेंट इन द सॉलिड मास formed in the kidney and the pelvis from the minerals or the substance in the urine. It is more common in males. और 90% are radio opaque. Okay, 90% are radio opaque, 10% are radiolucent. रेडियो ओपेक मतलब हमें एक्सरे में क्लियरली विजिबल होंगे। और गॉल स्टोन्स में उल्टा था, 90% आर रेडियोलूसेंट, ओनली 10% आर रेडियो ओपेक। अब इसकी इटियोलॉजी, तो ऐसी कोई भी इटियोलॉजी जहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा होगा, ऑक्सलेट का लेवल बढ़ रहा होगा, साइट्रेट का लेवल बढ़ रहा होगा, ऐसी मोस्ट ऑफ द कंडीशंस दे विल कॉज फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। तो एक डाइट में विटामिन ए डेफिशिएंसी, इट विल कॉज डिसफॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियम विच एक्ट्स एज अ फैक्टर फॉर स्टोन फॉर्मेशन। ओके, सिर्फ विटामिन ए डेफिशिएंसी है, फिर क्लाइमेट भी है, ओके, हॉट क्लाइमेट, फिर साइट्रेट लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है, फिर इन्फेक्शंस इन द किडनी बाय ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, specifically urea splitting organism. Okay, urea splitting organisms, they cause stone formation. E. coli, streptococcus, staphylococcus and proteus. फिर prolonged immobilization, bedridden patients जो होते हैं उनमें होता है decalcification of bone, तो उसकी वजह से कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है इन द बॉडी, तो वो इट कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। फिर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, कि वो भी इंक्रीज करता है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन या फिर कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, तो उसकी वजह से हो सकता है स्टोन फॉर्मेशन। हाइपर ऑक्सेलूरिया ड्यू टू अल्टर्ड ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म। इन शॉर्ट, डाइट एक हो गया, डाइट, फिर क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, फिर बेड रिडन पेशेंट या इमोबिलाइज्ड पेशेंट, फिर साइट्रेट लेवल बढ़ेगा, फिर कोई भी इन्फेक्शन बाय यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिजम्स एंड हाइपर ऑक्सेलूरिया, मतलब ऑक्सलेट लेवल्स ज़्यादा होगा इन द यूरिन। और फिर बहुत सारे सिस्टिनूरिया, स्टेसिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टेसिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। फिर मेडुलर स्पॉन्ज किडनी, फिर दो पोस्टुलेट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो ये जितने याद रहे उतने, ये कॉजेज ऑफ रीनल स्टोन फॉर्मेशन। अब स्टेजेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, इसे सीक्वेंस याद रख लो। सबसे पहला है स्लो यूरिन फ्लो या फिर स्टेसिस ऑफ द यूरिन, तो इसके वजह यूरिन एक जगह पे कलेक्ट होगा, मतलब यूरिन का फ्लो कम होगा या स्लो होगा, तो स्लो यूरिन फ्लो। फिर सैचुरेशन ऑफ द यूरिन बाय एनी ऑफ द मिनरल में जो देखे, कैल्शियम, ऑक्सलेट, साइट्रेट, सिस्टीन के सैचुरेशन, फिर सुपर सैचुरेशन, फिर न्यूक्लियस फॉर्मेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन, फिर एग्रीगेशन, मैट्रिक्स फॉर्मेशन और स्टोन फॉर्मेशन अल्टीमेटली। के सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले यूरिन स्टेसिस, फिर सैचुरेशन, फिर सुपर सैचुरेशन, फिर न्यूक्लियस फॉर्मेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन के बाद एग्रीगेशन, फिर मैट्रिक्स फॉर्मेशन और फिर अल्टीमेटली स्टोन फॉर्मेशन। तो ये एक प्लेन एक्सेल दिया हुआ है, यहाँ पे ये किडनी होगी और यहाँ पे हमें बड़ा सा स्टोन फॉर्मेशन दिख रहा है, स्टोन दिख रहा है, किडनी स्टोन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन। तो इसका एक निमोनिक है OTCPU, OTCPU, O से ऑक्सलेट, T से ट्राइफॉस्फेट, C से सिस्टीन स्टोन्स, P से फॉस्फेट स्टोन्स और U से यूरिक एसिड और यूरेट स्टोन्स। और भी है लाइक ज़ैंथिन स्टोन, इंडिगो स्टोन्स, लेकिन वो रेयर है। तो सबसे पहला है ऑक्सलेट स्टोन, यहाँ पे भी पहला है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमन, ओके, 75% इट इज़ ऑक्सलेट स्टोन। ये कब होता है, व्हेन देयर इज हाइपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन विथ कैल्शियम ऑक्सलेट। मोस्टली कैल्शियम तो बाउंड ही होता है ये सब सब्सटेंस से, मिनरल से, तो यहाँ पे स्टोन कब होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। अब इसका इट इज ऑल्सो नोन एज मलबरी स्टोन्स, क्योंकि इसका कलर ब्राउन होता है विथ शार्प प्रोजेक्शंस, कि ये ऑक्सलेट स्टोन। फिर है फॉस्फेट स्टोन विच इज सेकंड मोस्ट कॉमन, इट इज आइदर कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कोई भी हो सकता है, स्मूथ एंड वाइट। ये अब हमें ये भी देखना है कि ये स्टोन्स फॉर्मेशन किस टाइप की यूरिन में फॉर्म होता है, एसिडिक यूरिन में फॉर्म होता है या फिर एल्कलाइन यूरिन में फॉर्म होता है। तो ऑक्सलेट स्टोन्स वो एसिडिक यूरिन में फॉर्म होते हैं, ओके, एसिडिक। फिर फॉस्फेट स्टोन्स दे आर फॉर्म्ड इन एल्कलाइन यूरिन, ओके, फॉर्म्ड इन एल्कलाइन यूरिन, दे आर स्मूथ एंड वाइट। अब अगर इन एल्कलाइन यूरिन इट एनलार्जेस रैपिडली फिलिंग रीनल कैलिसेस टेकिंग देयर शेप, ओके, फॉस्फेट स्टोन बढ़ जाएंगे, फिर रीनल कैलिक्स का जो शेप होता है
फिर ये सपोज यहाँ पे स्टोन है तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर ये रीनल कैलिसिस उनका भी शेप ले लेगा, तो उसका अल्टीमेटली शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, विच इज़ स्टैग हॉर्न अपीयरेंस। जो एक हिरन होता है उसका जो सींग होता है उसके जैसा अपीयरेंस, स्टैग हॉर्न अपीयरेंस या फिर स्टैग हॉर्न कैलकुलस। ओके, अगर इसकी साइज बहुत बढ़ गई तो ये था फॉस्फेट स्टोन। अब थर्ड है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन ऑब्वियसली नाम में पता चल रहा है, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो फॉर्म होंगे यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड किस में बढ़ता है? इन गाउट एंड हाइपर यूरिकोसूरिया एंड अल्टर्ड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ओके, यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट ही है ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, तो उसमें बढ़ेगा यूरिक एसिड लेवल। तो इन गाउट, हाइपर यूरिकोसूरिया एंड अल्टर्ड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म ये फॉर्म होता है इन एसिडिक यूरिन। अगर यूरिक एसिड स्टोन हमें पता चला कि कोई पेशेंट में, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट में देना पड़ेगा एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल जो गाउट की ट्रीटमेंट में यूज होता है, एलोप्यूरिनोल इन यूरिक एसिड स्टोन। फिर फोर्थ है यूरेट स्टोन, ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर सिस्टीन स्टोन occurs in cystinuria when there is defective absorption of cystine, तो सिस्टीन का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से होगा सिस्टीन स्टोन। ये भी होता है इन एसिडिक यूरिन। फिर इसके बाद ज़ैंथिन और इंडिगो स्टोन्स, दे आर वेरी रेयर, तो वो नहीं थे। स्ट्रूवाइट या फिर ट्राइफॉस्फेट स्टोन्स, ट्राइफॉस्फेट स्टोन याद रहेगा, ट्राइफॉस्फेट या फिर स्ट्रूवाइट स्टोन। ये कंपाउंड है ऑफ 3 मिनरल्स, ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, इसलिए इसका नाम है ट्राइफॉस्फेट मिक्स्ड विथ कार्बोनेट। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म। जो हमने ऑर्गेनिज्म देखा था, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, प्रोटियस, क्लेप्सिला, वो सब उनकी प्रेजेंस में होता है ट्राइफॉस्फेट स्टोन। अब मैंने पहले बताया कि 90% स्टोन्स आर रेडियो ओपेक, तो ये सब रेडियो ओपेक हो गए एक्सेप्ट यूरिक एसिड स्टोन्स विच इज रेडियो लूसेंट। ओके, याद रखना यूरिक एसिड इज रेडियो लूसेंट। और सारे मोस्टली फॉर्म होंगे इन एसिडिक यूरिन एक्सेप्ट फॉस्फेट स्टोन जो कि फॉर्म हो रहा था इन अल्कलाइन यूरिन, बाकी सारे इन एसिडिक यूरिन। तो ये टाइप्स ऑफ स्टोन फिर से एक बार क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहला ऑक्जेलेट स्टोन, ओके, मलबरी स्टोन भी बोलते हैं, विथ शार्प प्रोजेक्शन, फॉर्म्ड इन एसिडिक यूरिन। फॉस्फेट स्टोन जो अगर बड़ा हो गया तो स्टैग हॉर्न अपीयरेंस लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैग हॉर्न कैलकुलस, स्टैग हॉर्न स्टोन विच इज रेडियो ओपेक, बोथ आर रेडियो ओपेक। फिर थर्ड है यूरिक एसिड स्टोन विच इज रेडियोल्यूसेंट, occurs in gout, hyperuricemia and altered purine metabolism। ट्रीटमेंट में हमें एलोप्यूरिनोल भी देना पड़ेगा पेशेंट को। फिर यूरेट स्टोन, सिस्टीन स्टोन, occurs in defective absorption of cystine from tubules, occurs in cystinuria, also formed in acidic urine। फिर xanthine indigo और लास्ट में ट्राइफॉस्फेट स्टोन, कंपाउंड ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट प्लस in presence of यूरिया या अमोनिया स्प्लिटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेप्सिला, प्रोटियस, ई कोलाई, वो सब। तो ये था टाइप्स ऑफ स्टोन। ओके, निमोनिक था ओटी सीपीयू, ओटी सीपीयू। अब ये शेप्स ऑफ स्टोन क्रिस्टल्स है, मतलब शेप्स दिए हुए हैं, तो वो एक बार पॉज करके देख सकते हो। इसमें मेन जो है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट विच इज डम्बल शेप्ड, कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट। अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज पेन। ओके, पेन विच इज रीनल पेन, जो रीनल एंगल होता है बिटवीन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे 12th रिब और जो इरेक्टस स्पाइनस मसल होता है, ये वाला पूरा एरिया, इसे कहता है रीनल एंगल। तो यहाँ पे पेन होगा स्पेसिफिकली। फिर रेडिएट भी कर सकता है टू ग्रोइन एंड लॉइन रीजन, वॉमिटिंग भी हो सकती है। पेन वर्सन्स ऑन मूवमेंट, और ये पेन होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है इन इंटेंसिटी, इट फ्लक्चुएट्स इन इंटेंसिटी। फिर हिमेटूरिया, इट इज ऑल्सो कॉमन। पायूरिया, फीवर, पेन इन यूरिनेशन, पेन ऑन यूरिनेशन। हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। टेंडरनेस इन रीनल एंगल। फिर हमें मास भी देखने को मिलेगा अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस फॉर्म हो गया है तो, जो कि पाल्पेबल, बाय मैन्युअली पाल्पेबल, बैरोटेबल, स्मूथ, सॉफ्ट मास। फिर यूटीआई हो सकता है, ऑफन हाइपरटेंशन। फिर डायल्स क्राइटेरिया है, जिसका मतलब होता है सपोज ये हमारी किडनी है, ओके, ये रीनल पेल्विस, यहाँ पे स्टोन है। अब यहाँ पे इसकी वजह से, स्टोन की वजह से यूरिन आगे नहीं जा पाएगा, तो यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम पोजीशन मूव करते हैं, बॉडी मूव होती है, वैसे ही ये स्टोन की लोकेशन अगर सपोज मूव हो गई, स्टोन थोड़ा सा साइड हो गया, तो यूरिन पास हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में यूरिन पास होगा, इज नोन एज डायल्स क्राइटेरिया। और पेशेंट को ऐसे पेन से रिलीफ मिलेगा जब यूरिन पास करेगा तो। ओके, इनिशियली यूरिन एक्यूमुलेट होता है व्हेन देयर इज स्टोन
व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन, तब हमें पाल्पेबल मास भी देखने को मिलता है, क्योंकि यूरिन एक्यूमुलेट होता रहेगा इसकी वजह से। तो फिर जैसे ही स्टोन थोड़ा सा मूव होगा तो वैसे ही लार्ज अमाउंट में यूरिन पास होगा, तो उसकी वजह से मास भी चला जाएगा और फिर पेन भी रिलीव हो जाएगा पेशेंट का। तो ये डाइल्स क्राइटेरिया, DIETLS, डाइल्स क्राइटेरिया। बाकी ये सारे सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन इज पेन और ओवर रीनल एंगल, रेडिएट भी कर सकता है, फिर हीमेटूरिया, पायूरिया, फीवर, वॉमिटिंग, टेंडरनेस, ये सब। फिर इन्वेस्टिगेशन में, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, ESR देखेंगे, फिर जो मिनरल्स देखे थे हमने वो देखेंगे, लाइक सीरम कैल्शियम, फॉस्फेट, क्रिएटिनिन देखेंगे, यूरिक एसिड, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स, वो सब। फिर यूरिन में भी देखेंगे उसके लेवल्स ऑफ कैल्शियम, यूरेट, सिस्टीन, pH ऑफ द यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो सब। तो ये हो गया ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में आएगा एक्सरे, इंट्रावेनस यूरोग्राम जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, फिर है अल्ट्रासाउंड और फिर CT स्कैन, NCCT। कोई बुक में दिया है NCCT इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, लेकिन मोस्ट कॉमनली एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड से ही देखने को मिल जाता है। कि ये इमेज में देख सकते हो, इट इज़ प्लेन एक्सरे, यहाँ पे रेडियो ओपेक स्टोन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर एक्सरे देखा, फिर IVU देखा था टू सी रीनल फंक्शन, हाइड्रोनेफ्रोसिस, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन। तो अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन कैन डिटेक्ट इवन रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स। तो रेडियो ओपेक या रेडियोल्यूसेंस फर्क नहीं पड़ता, इट कैन डिटेक्ट बोथ टाइप ऑफ स्टोन्स। फिर यूरिन एनालिसिस टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया, CT स्कैन के CT स्कैन इट ऑल्सो आइडेंटिफाई स्मॉल मिस्ड स्टोन इन यूरेटर, इसलिए कहाँ पर दिया है NCCT इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये थी इन्वेस्टिगेशंस, मेन है एक्सरे, NCCT और अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। तो इनिशियली मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, लाइक एनाल्जेसिक्स, फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, वॉमिटिंग, वो सब, IV फ्लूइड्स। फिर अगर पेशेंट की जो स्टोन की साइज है इट इज़ लेस दैन 5 to 6 mm, तो फिर हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली स्पॉन्टेनियसली पास हो जाता है इन द यूरिन, तो उसमें कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं। फिर अगर साइज मोर देन 8 mm हुई, मोर देन 6 to 8 mm, तो फिर हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, या फिर मल्टीपल स्टोन्स हुए तो ट्रीटमेंट में क्या नॉन इन्वेजिव मेथड्स और इन्वेजिव मेथड्स। तो सबसे पहले नॉन इन्वेजिव मेथड में उसका नाम है ESWL, विच इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। उनका एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, लिथो मतलब स्टोन, लिथोट्रिप्सी। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को यहाँ पे बेड पे सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स पास करेंगे ओवर द रीजन ऑफ द किडनी स्टोन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स की मदद से जो स्टोन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, देयर विल बी फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्टोन्स। यहाँ पे दिया शॉक्स आर प्रोड्यूस एट 2 per second, 1000 to 4000 शॉक्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टोन्स। तो यहाँ पे सिंपली इसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ स्टोन इज लोकेटेड एंड ऑब्जर्व थ्रू द C-arm गाइडेंस या फिर फ्लोरोस्कोप और अल्ट्रासाउंड। ये जो मशीन देख रहे हो ये था C-arm गाइडेंस, इसका शेप C जैसा होता है, इसलिए बोलता है C-arm गाइडेंस, या फिर अल्ट्रासाउंड की मदद से स्टोन को लोकेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर शॉक वेव्स पास करेंगे ओवर द रीजन ऑफ द स्टोन। तो ये जो कंप्रेसिव वेव्स होगी, शॉक वेव्स आर ट्रिगर टू क्रिएट कंप्रेसिव वेव्स, तो वो फ्रेगमेंट कर देगी स्टोन्स को। फिर ये जो फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे पीसेस हो गए स्टोन्स के, वो दे विल पास इन द यूरिन, फिर दिस फ्रेगमेंट्स आर फ्लश्ड आउट लेटर। तो अभी ये ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव मेथड है। इसके एडवांटेजेस भी है, इट रिक्वायर्स नो एनेस्थेशिया, फिर कैन बी डन एज OPD प्रोसीजर, फिर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर स्टोन्स आर वेल फ्रेगमेंटेड, फिर हार्ड स्टोन्स भी बेटर फ्रेगमेंट हो सकते हैं, वो भी रिमूव कर सकते हैं। हम ये प्रोसीजर रिपीटेडली कर सकते हैं ऑन द पेशेंट, क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है। और सपोज अगर ये ट्रीटमेंट फेल हुई तो हम दूसरी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस है, इन सब की वजह से इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नाउ। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस भी है, कॉम्प्लिकेशन लाइक रीनल हीमेटोमा, सीवियर हीमेटूरिया और रीनल हीमेटोमा, फिर इंजरी टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। जो मोस्ट कॉमन है, ये जो फ्रेगमेंटेड स्टोन्स होते हैं, ये क्या करेंगे, यूरेटर या फिर जो यूरिथ्रा होता है वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे वो एरिया को। तो फ्रेगमेंटेड स्टोन्स रिटेन इन द यूरेटर और यूरेथ्रा, ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है।
और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, ओके, प्रेगनेंसी में हम नहीं कर सकते। फिर अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन में हीमेटूरिया या फिर हीमेटोमा, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा पेशेंट को तो नहीं कर सकते। फिर रीनल फेलियर है तो नहीं कर सकते। फिर लोअर कैलिक्स स्टोन है तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सपोज हमारी किडनी है, ये लोअर कैलिक्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमने स्टोन ब्रेक कर दिया, तो फिर यूरिन से ये पास नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर अगेंस्ट द, उनको पास होना होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो फिर ये नॉर्मली अपने आप निकल नहीं सकता। तो लोअर कैलिक्स में हम जनरली दूसरी सर्जिकल इंटरवेंशंस करेंगे। तो ये थी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, मेन इज प्रेगनेंसी एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। फिर उसके बाद इन्वेजिव में आती है पहली परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोटोमी। ओके, परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोटोमी, इसकी इंडिकेशन स्टोन्स मोर देन 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, मल्टीपल स्टोन्स एंड स्टोन्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ESWL। अब इसकी प्रोसीजर में कैसा होता है? हम इनिशियली वही CM गाइडेंस या फिर अल्ट्रासाउंड से स्टोन को लोकेट करेंगे। फिर एक बार लोकेट हो गया तो उसके बाद हम, ये स्किन है और ये किडनी है, तो ये स्किन सबसे पहले हम पंचर करेंगे इन द लॉइन एरिया परक्यूटेनसली। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अप्रोच करेंगे इनटू द किडनी कैलिक्स और पेल्विस के एरिया में, जहाँ पे स्टोन्स एक्यूमुलेट हुए हैं, वाया कैथेटर। फिर कैथेटर के बाद हम एक गाइड वायर पास करेंगे, गाइड वायर और डायलेटर्स पास करेंगे ताकि ये एरिया पूरा डायलेट हो जाए। क्योंकि डायलेटर, इसके बाद नेफ्रोस्कोप पास करेंगे और नेफ्रोस्कोप पास करने के बाद उसे हम अल्ट्रासोनिक स्पीड से वाइब्रेट करेंगे ताकि स्टोन्स का फ्रेगमेंटेशन हो जाए। फिर उसके बाद उसको रिमूव कर देंगे स्टोन्स को यूजिंग डिफरेंट मेथड लाइक लेज़र, न्यूमेटिक, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, वो सब यार स्टोन्स को फिर रिमूव कर देंगे। फिर से सबसे पहले अल्ट्रासाउंड या CM गाइडेंस से हम स्टोन को लोकेट करेंगे। फिर परक्यूटेनियसली हम कैथेटर के थ्रू रीनल कैलिक्स एंड पेल्विस में एंटर करेंगे। फिर उसके बाद डायलेटर्स इंसर्ट करेंगे ताकि वो एरिया डायलेट हो जाए या वो रूट डायलेट हो जाए। उसके बाद लास्ट में नेफ्रोस्कोप पास करेंगे। फिर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से स्टोन्स को फ्रेगमेंट कर लेंगे, उसके बाद स्टोन्स को रिमूव कर देंगे। तो ये थी परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोटोमी। नेफ्रो इसलिए क्योंकि हम किडनी के थ्रू जा रहे हैं इनटू द पेल्विस। अगर पेल्विस के थ्रू जाते हैं तो होगा पाइलो, पेल्विस का वर्ड है पाइलो, पेल्विस मेंशन देंगे तो उसे कहेंगे पाइलोलिथोटोमी। लिथोटोमी मतलब स्टोन रिमूवल।